तो क्या 24 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में महासंग्राम होगा? ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आज आपको बता दें कि अमेरिका ईरान में तनाव के बीच एक बार फिर से जिनेवा में तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है। इस वार्ता का नतीजा क्या पहले की दो वार्ताओं जैसा होगा, या फिर दोनों देश तनाव कम कर लेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट में शांति प्रधानमंत्री मोदी ही लाएंगे? क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त इजरायल में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ईरान, अमेरिका और इजरायल तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और ईरान भी प्रधानमंत्री मोदी की बात मान सकता है। वहीं ट्रंप और नेतन्याहू भी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति संभव है? क्योंकि ईरान में अली खामनेई के घर के मुजाहिदीन ए खल्क के 100 लड़ाके मारे गए हैं जो खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं चीन और रूस भी लगातार ईरान को भड़का रहे हैं। चीन ईरान को जंग के लिए सुपरसोनिक मिसाइलें दे रहा है, तो रूस ईरान को लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अगर ईरान को चीन की मिसाइलें मिलती हैं तो ये गेम चेंजर होगा, क्योंकि इन मिसाइलों को रोकना नामुमकिन जैसा है। अगर जिनेवा में आज बात नहीं बनी तो क्या 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में महासंग्राम छिड़ जाएगा? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त हालात, जो स्थिति बने हुए हैं, इसके बाद क्या वाकई में संभावना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो पाएगी एक अच्छे स्तर पर? यह हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि इजरायल दौरे पर है, ऐसे में सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। क्योंकि देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजरायल दौरे पर हैं और हर किसी को उम्मीद है कि इजरायल दौरे पर जब प्रधानमंत्री हैं तो हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इसे लेकर इजरायल के साथ भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही चरम पर देखिए, इस वक्त अमेरिका ईरान तनाव देखने को मिल रहा है, इजरायल के साथ भी ईरान की तनातनी देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री मोदी के तीनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। ऐसे में ईरान मान सकता है, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो सकता है कि मान लिया जाए ईरान की ओर से, और शांति के लिए पीएम मोदी कोई समझौता भी करवा ले। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से देखिए किस तरीके से यहां पर जो बातें अटकी हुई है। लेकिन ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर भी क्या आज बातचीत हो पाएगी? बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर क्या रोक आज लग पाएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे लेकर आज सबकी निगाहें टिकी हुई है जिनेवा पर, कि जिनेवा में आज जब बातचीत होती है दोनों देशों के बीच में तो आखिर क्या निकलकर सामने आता है। मिसाइलों को की जो रेंज है वो सीमित हो, यानी कि क्या चाहता है अमेरिका, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह, हूती, हमास का समर्थन बंद हो, ये अमेरिका बार बार ईरान से कहता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना होगा, ये भी शर्त रखी गई है। ये भी बातचीत में ये एक समझौता जो है अब सामने रखा गया, तो क्या इस पे समझौता हो पाएगा ये देखना होगा। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर तो हम लगातार बता ही रहे हैं आपको कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोक दे, और इसके अलावा ये तमाम चीजें हैं जो चाहता है अमेरिका की बातचीत को लेकर इस पर हामी जो है ईरान की तरफ से भर दिया जाए। लेकिन क्या अब, क्योंकि तीसरे दौर की ये बातचीत है, इससे पहले जो दो दौर की बातचीत हो चुकी है, यानी कि 6 फरवरी को, 17 फरवरी को, इससे पहले आपको याद होगा मस्कट में बातचीत हुई थी, ओमान के मस्कट में, लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला था। इसके बाद 17 फरवरी को जिनेवा में बातचीत हुई थी और उस बातचीत में भी किसी भी तरीके से कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से बार बार अमेरिका की ओर से धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं ईरान क्या चाहता है। देखिए, सत्ता में बाहरी दखल रुके, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान ये चाहता है अमेरिका से और सिर्फ परमाणु वार्ता ही हो। अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक करेगा। बातचीत अगर फेल हुई तो क्या संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है? इजरायल भी ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि इजरायल पहले ही तैयार है हमला करने के लिए। लेकिन ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, पहले बातचीत कर लेते हैं, इसके बाद आगे हम देखते करना क्या होगा। खामनेई की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर इजरायल, अमेरिका एक साथ ईरान पर हमला करता है तो यह खामनेई की चिंता बढ़ा सकता है। और अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक करने को लेकर लगातार देखिए तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ से इस वक्त अमेरिका ने ईरान को घेर लिया है और जो विध्वंसक बेड़ा है, कई जंगी जहाज हैं, उसे ईरान के करीब भेज दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से तैयार है। लेकिन बातचीत फेल हुई तो क्या संभावना इस वक्त बन रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगेंगे,
यानी कि अभी जो प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, और इसके बाद हो सकता है कि अगर बातचीत में कोई भी रास्ता नहीं निकलता है तो अमेरिका जो ये सख्त कदम उठा सकता है। इजराइल और ईरान भी, यानी कि इजराइल जो है वो भी ईरान पर हमला करेगा। तो अब सच समझिए कि अगर अमेरिका इजराइल दोनों ही देश ईरान पर हमला करता है तो स्थिति क्या बन सकती है। कर्नल अनुराग शुक्ला डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी कर्नल अनुराग जी, ये जो अभी इस वक्त बातचीत को लेकर तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है, क्या उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलेगा या फिर जो हालात इस वक्त देख रहे हैं वो ही बनते हुए आगे भी नजर आएंगे? अभी तक जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, पहले दो दौर की वार्ता की अगर हम बात करें तो कोई उम्मीद तो जल्द से जल्द जगी हुई है। ऐसा उम्मीद मैं करता हूं कि ऐसी स्थिति ना आए जहां पे मिलिट्री एंगेजमेंट हो, जान माल का नुकसान हो, क्योंकि इससे कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। डेफिनेटली तीसरी जो वार्ता है जो अभी होने वाली है इसमें जिनेवा में, तो इससे बहुत उम्मीदें हैं। और अदरवाइज देखा जाए तो जिस तरह से यूएस ने प्रेशर बनाया हुआ है, वो अपनी बातें मनवाने में पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि जो बातें वो चाहता है ईरान से मनवाना, उसको उस तरह से टाइट करने की कोशिश कर रहा है। और उसने अपना मिलिट्री पोस्चर भी इस तरह से लिया हुआ है कि तेहरान के पास बहुत ज्यादा विकल्प नजर आते नहीं आ रहे हैं नजर। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए ये काफी अहम हो जाता है जब तीसरे दौर की बातचीत हो रही है, तो इससे लगभग ये तय हो जाएगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी अगर हम आपकी प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी इस पर। अब तक जो दो दौर की बातचीत हुई है उसे लेकर सभी को पता है कि कोई भी बीच का समाधान नहीं निकला है, लेकिन अब तक जो सख्त रवैया हमने अमेरिका का देखा है, ईरान का देखा है, इसके बाद लग रहा है जो अमेरिका चाहता है उस पर क्या हामी ईरान भर देगा? देखिए पुनीता जी, ईरान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो एक डील के लिए तैयार हो जाए। और वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक बहुत ही भारी जो दबाव बना करके रखा हुआ है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन वो लगातार जारी है। और ईरान के अंदर की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। ईरान में एक सामाजिक स्तर का तनाव है, महिलाओं के ऊपर जो दमन वहां की IRGC के द्वारा 2022 में महसा अमीनी नामक युवा ईरानी महिला की हत्या के बाद जो किया गया, उसको लेकर के एक तनाव और एक लंबे समय तक वहां पर विद्रोह की स्थिति बनी रही। और अभी आर्थिक विषयों को लेकर के भी लोग सड़कों पर आ गए थे। और जो अभी हाल का जो प्रदर्शन हुआ था वो तो ईरान के इस्लामिक रिजीम के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। तो ऐसे में ईरान के आंतरिक जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, वो गहरे होते जा रहे हैं। और उसका अमेरिका और इजराइल उसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं। और वर्तमान में अमेरिका ने अपना पूरा जो मिलिट्री पोस्चर है वहां पर एक रोबस्ट तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये है कि वर्तमान समय में यदि ईरान किसी डील के लिए तैयार नहीं होता है और वो कन्फ्रंटेशन का रास्ता चुनता है, तो आने वाले समय में ईरान के ऊपर अमेरिका कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। और यद्यपि कि ये अवश्य है कि अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन नहीं करेगा, लेकिन जो लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका जरूर लॉन्च कर सकता है। उसकी तैयारियां उसने पूरी करके रखी हुई है। लेकिन ये जो पोस्चर है वर्तमान समय का अमेरिका का, वो एक ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर एक भारी दबाव बना करके रखने की रणनीति के तहत और उसे एक डील के लिए मजबूर करने की रणनीति के तहत किया गया है। तो ये स्पष्ट है कि ईरान को जैसा कि मैंने कहा कि बुद्धिमत्तापूर्ण ये होगा कि इसके बारे में विचार करे। अभी देखिए जो बातचीत ओमान में हुई थी और जो उसके बाद जिनेवा में जो बातचीत हुई, इसमें थोड़ा अंतर ये है कि जो जिनेवा की जो बातचीत थी उसमें ईरान की तरफ से जो बयान आए थे उसमें ये कहा था कि उन्होंने एक प्रिंसिपल गाइडलाइंस पर कोई सहमति जताई है। वो भी चाहते हैं कि बातचीत कंटिन्यू करें और आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो नेगोशिएशंस और बातचीत के बाद कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य आ सकते हैं। और अभी बातचीत से पहले देखिए अब ईरान के विदेश मंत्री और ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये भी बयान सामने आया कि उम्मीद है कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो ये जो पॉजिटिव संकेत मिले हैं, तो इससे लग रहा है कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है क्या सर? यकीनन। यदि देखिए ईरान पहले भी एक डील उसने की थी प्रेसिडेंट ओबामा के समय में,
जिसे कहते हैं ज्वाइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है, वो अमेरिका ने ईरान के साथ निगोशिएट की थी। लेकिन उस समय ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उसकी शर्तें अलग थी। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसमें दो पॉइंट्स और जोड़े हैं। उसने ये कहा है कि आपको अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को भी लिमिट करना होगा, और तीसरा जो टेरर प्रॉक्सीज को आप जो लगातार सपोर्ट देते हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े संगठनों को, ये जो ईरान की जो पॉलिसी है, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने को, उसको भी आपको रोकना होगा, क्योंकि इससे अमेरिका को तो खतरा है ही, इजराइल को भी लगातार उसकी आशंकाएं बनी रहती है। इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकी संगठन ने किया, और ये ईरानियन प्रॉक्सी है। और जाहिर है कि ईरान को इस तरीके की गतिविधियों पर भी लगाम लगानी होगी, और यदि ईरान इसके लिए तैयार हो जाता है तो ये मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। ईरान को देखिए, अपनी अगर इस्लामिक रिजीम के सर्वाइवल को और लॉन्जेविटी को अगर मेंटेन करके चलना है तो उसे कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे। इजराइल के प्रति जो नफरत, और देखिए सिर्फ दोनों देशों को लेकर ही नहीं सोचना होगा, यानी कि देखिए अगर सहमति नहीं बनती है तो ये जो युद्ध वाले हालात बनेंगे, ये सिर्फ इजराइल, माफी चाहूंगी, अमेरिका और ईरान के बीच ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देखिए इजराइल भी हमला करेगा। इसके बाद जिस तरीके से अभी रूस और चीन जो समर्थन दे रहा है ईरान का, तो अब समझिए कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है इस युद्ध की जंग में झुलसता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन कर्नल अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ तो देखिए बातचीत को लेकर पहल यहां पर हो रही है, आज बातचीत एक बार फिर से होगी, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि अमेरिका लगातार हमले को लेकर तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ अब ईरान को समर्थन मिल रहा है रूस और चीन का, हथियार भेजे जा रहे हैं। कितनी मजबूती इससे ईरान को मिलेगी? जी, अगर हम ईरान की मिलिट्री पावर की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड है, और अगर लास्ट मिनट पे कोई दूसरे देश उसको किसी तरह से बूस्ट करने की कोशिश करें तो ये थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा, खासकर तब जब उनका मुकाबला एक अमेरिका जैसे विश्व के सबसे बेस्ट मिलिट्री के साथ हो। तो यहाँ पे अगर युद्ध को देखें तो युद्ध किसी और धरती पर नहीं, ईरान की धरती पर लड़ा जाएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी ईरान का ही होगा। और पिछले 2 दशकों 3 दशकों से अगर आप देखें तो जो सैंक्शन लगे हुए हैं, सैंक्शन लगे होने की वजह से उनकी इकोनॉमी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, वो अपना कोई बचाव भी नहीं कर पाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग जो उनका मिलिट्री का इक्विपमेंट है वो इस लायक नहीं है कि वो एक सुपर पावर को झेल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए भी थोड़ा सा संयम बरत के इस पे अटैक करेगा, दूर से अटैक करेगा, उनके फुट ऑन ग्राउंड की जिसे बात करते हैं वो कोशिश नहीं करेगा। तो वो एक लिमिटेड अटैक करके लिमिटेड डैमेज करने की कोशिश करेगा, स्ट्रेटेजिक इलाकों को, मिलिट्री इलाकों को ध्वस्त करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये एक तरफा युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, जैसे आपने इराक में देखा होगा, तो उस तरह की सिचुएशन यहाँ पे मुश्किल लग रही है कि बजाय इस बात के कि ईरान की आर्मी कमजोर है यूएसए के, फिर भी वो बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। आईआरजीसी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड आर्मी है, और ऐसा यूएसए भी मानता है। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे हथियार ईरान के पास हैं, जैसे माना जाता है जो कि रशिया ने दिए हैं, या फिर कुछ एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने दिए हैं, जिसके बारे में यूएस को थोड़ा सा खतरा है, और ये बात वो कई बार बोल भी चुके हैं। अगर किंजाल नाम की जैसी मिसाइल उनके पास है, जैसा कि माना जाता है कि उनको दी गई है, तो वो एक सक्षम रखते हैं कि इब्राहिम लिंकन जो वॉरफिट आया है उसको ध्वस्त कर सकते हैं। और अगर ऐसा कभी हो गया तो एक विश्व के अंदर बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचेगी इस प्रतिष्ठा को यूएसए की। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कोशिश की जा रही है कि वार्ता से ही काम चला दिया जाए, अदरवाइज कोशिश नाकाम हुई तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि युद्ध शुरू हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है ईरान के सामने कई बातें रख रहा है जिस पर वो समझौता चाहता है कि ईरान के साथ हो जाए, जिसमें ये भी है कि कड़े प्रतिबंध ईरान पर लगेंगे, यूरेनियम संबंधन है, इस पर इसे बंद करना होगा इस कार्यक्रम को, इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को बंद करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि इसे लेकर भी अमेरिका चाहता है कि इस कार्यक्रम पर भी रोक लगे। तो क्या उम्मीद लग रही है कि ईरान इन तमाम चीजों पर सहमति जता पाएगा, या फिर अमेरिका चाहेगा कि सभी पर ना हटकर सिर्फ एक मसले पर भी अगर सहमति बन जाती है तो स्थिति में सुधार हो जाएगा? क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आज बातचीत में?
देखिए, अमेरिका की शर्तें बहुत क्लियर हैं और अमेरिका, जाहिर है कि ट्रंप प्रशासन का जो अमेरिका है वो अलग अमेरिका है और वो जाहिर है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर रोक लगने से संतुष्ट नहीं होगा और उसको ईरान के ऊपर ये दबाव अमेरिका का है कि आपको अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोग्राम को भी लिमिट करना होगा और ये जो अपनी रेंज आप बढ़ाते जा रहे हैं लगातार मिसाइल्स की, तो ये इसको डेवलप करना भी आपको सीमित करना होगा और टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद करना होगा। तो ये जो अमेरिका की जो शर्तें हैं, ट्रंप प्रशासन की जो शर्तें हैं, इसके ऊपर लगातार उसका जोर है क्योंकि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर तो लिमिट करने का जो कार्य है वो पहले ही ईरानी न्यूक्लियर डील में ईरान तैयार हो गया था और उसको जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट का एक पीसफुल न्यूक्लियर पर्पजेस के लिए, एनर्जी पर्पजेस के लिए न्यूक्लियर संवर्धन को करने की, यूरेनियम संवर्धन को करने के लिए छूट दी गई थी। लेकिन जाहिर है कि अब ट्रंप प्रशासन 2018 में ईरानी न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया, तो ऐसे में अब जो नए तरीके की स्थिति है उसमें ईरान को अन्य दो शर्तों पर भी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है पुनीता जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ईरान अपने टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने की नीति पर पुनर्विचार करते हुए उसे बंद करता है या अपने जो बहुत ही एग्रेसिव मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चला रहा है उसको यदि वो लिमिट करता है, उसके पास सर्टेन मिसाइल्स तो वो अपने डिफेंस के लिए रखेगा, वो पूरी तरीके से तो उसको बंद नहीं करेगा और जाहिर है किसी भी राष्ट्र को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक एग्रेसिव जो पोस्चर है वो जिस तरीके से ईरान मेंटेन करता है और बड़ी संख्या में उसके पास मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उसके पास हैं जिसका कि इस्तेमाल उसने अभी पिछले समय में जो जून में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें इजराइल के विरुद्ध किया भी था। तो देखिए, इसका कारण, जो मूल कारण ये है कि ईरान की इजराइल के प्रति जो एक नफरत वाली जो सोच रहती है कि वो पूरे वर्ल्ड मैप से उसे मिटाना चाहते हैं, होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं और अनेक ऐसे टेरर प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं जो इजराइल को लगातार थ्रेटन करते हैं। हमास ने जो सबसे बड़ा आतंकी हमला किया ईरानी प्रॉक्सीज था और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल इजरायली संसद में संबोधित करते हुए जो हमास का जिक्र किया और आतंकवादी हमले का जिक्र किया, वो जाहिर है कि सबसे बड़ा आतंकी हमला था। एक ही दिन के अंदर 1200 लोगों को बचरिंग करना और 250 लोगों को उठा ले जाना, ये हमास जैसा आतंकी संगठन ने किया था और जाहिर है कि सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसकी उसका, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इसका दर्द को पूरी दुनिया ने समझा कि किस तरीके से व्हील चेयर पर बैठे हुए लोगों को बचर किया गया, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को मारा गया और उसके बारे में शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता कि किस तरीके की जो है उसने विभत्स तरीके का कृत्य हमास ने किया था। और ये हमास ईरानियन प्रॉक्सी है, तो ईरान को अपने आतंकवाद को सपोर्ट करने की जो नीति है उसके ऊपर तुरंत ही उसको बंद करना होगा। और देखिए, आतंकवाद के संदर्भ में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। इजराइल बहुत क्लियर है और भारत भी बहुत क्लियर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इस बात को कहा कि आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए और कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। और ये बात जो है, भारत भी इस बात को इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़े होते हुए सपोर्ट करता है कि आतंकवादी को आप सपोर्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि हम आपके साथ कोऑपरेट करें और आप पीस और यदि शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनी रहे, तो ये हो नहीं सकता। आतंकवाद को सपोर्ट करना, ईरान को बंद करना होगा और इस बात को अमेरिका लगातार दबाव बना के रखा हुआ है। लेकिन ईरान यदि इसके लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन ऐसे में संजय जी देखिए, आतंकवाद को लेकर स्टैंड भारत का क्या है वो कल हमने नेसेट में भी देखा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखिए, क्योंकि ईरान की बात करते हैं, इजराइल की बात करते हैं और या फिर अमेरिका की बात करते हैं, इन तीनों देशों के साथ भारत की दोस्ती, भारत के रिश्ते कैसे हैं ये सभी को पता है। ऐसे में जब तनावपूर्ण स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में मौजूद हैं, तो उम्मीद इस बात की है कि शांति वार्ता को लेकर पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हो। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा की और ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स है, ये ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए किए गए थे। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय ये शुरुआत हुई थी और उसका परिणाम ये हुआ था पुनीता जी कि I2U2 जैसा इनिशिएटिव सामने आया था। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, यूएई इसमें साथ में आए थे। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव सामने आया था जो कि हमारे G20 में जो नई दिल्ली का सम्मेलन था उसमें अनाउंस किया गया था। और मिडिल ईस्ट रीजन में जो इजराइल को अब्राहम एकॉर्ड्स की वजह से ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस, जिसको पीस प्रोसेस कहा जा रहा था, डायलॉग प्रोसेस जो चल रहा था, उसकी वजह से यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था।
बहरीन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था। इसराइल के जो संबंध है वो अरब राष्ट्रों के साथ अच्छे हो रहे थे। सऊदी अरेबिया भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के बारे में विचार कर रहा था, लेकिन हमास को ये पसंद नहीं आ रहा था और हमास के पीछे खड़े ईरान को पसंद नहीं आ रहा था, और उसने 7 अक्टूबर का ये हमला करा करके इस पूरे जो पीस प्रोसेस चल रहा था इसराइल का अरब वर्ल्ड के साथ, जो डायलॉग चल रहा था, उसको तोड़ने की साजिश रची। और ये देखिए, इसी को कहा जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की शैतानी सोच, और उसका जो जवाब है वो है डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जो अब्राहम एकॉर्ड्स की चर्चा की और कहा कि आशा करते हैं कि ये फिर से शुरू होगा। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डायलॉग ही एकमात्र समाधान है। ईरान को इस बात को समझना होगा। ईरान को अब देख रहे हैं यही होगा कि आज डायलॉग के जरिए क्या कुछ निकलता है बीच का रास्ता, या फिर ऐसे ही हालात, या फिर अमेरिका की ओर से हमला भी कर दिए जाते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जिनेवा में आज क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आज तीसरे दौर की वार्ता है। अगर आज की ये वार्ता विफल साबित होती है तो अमेरिका का आक्रामक तेवर जो हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं, वो हो सकता है कि इसका परिणाम जो है इस बातचीत के बाद देखने को भी मिले। हालांकि उम्मीद इसी बात की है कि शांति को लेकर पहल दोनों देश करें और बातचीत के जरिए कोई बीच का समाधान भी निकले।